हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ई में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका मॉर्गेज एडवाइस के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्गेज एडवाइस क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ में यूएस और यूके में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है होम इन्फॉर्मेशन पैक, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी कंटेक्स्ट फॉर गिविंग मॉर्गेज एडवाइस। मॉर्गेज एडवाइस क्या होती है, सिंपलेस्ट टर्म में आप समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभी आपको कोई ज़मीन खरीदनी है ना, कोई लैंड आपको बाई करनी है, कोई आपको हाउस बाई करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई घर है, किसी एक दोस्त ने आपको दिखाया कि हमारा ये घर है और मैं इसको जो है 60 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको 60 लाख रुपए में खरीदने के लिए मान लेते हैं रेडी हो जाते हैं। तो जब आप 60 लाख में इसे खरीदने के लिए तैयार होंगे तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। भाई, हमें ज़रूरत होगी ये देखने की कि जो घर है अच्छा है, बढ़िया बना है, मेंटेन्ड है, सब कुछ सही है। उसके अलावा इसके कागजात पर ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट, कि जो ये घर हमारा दोस्त बेच रहा है उसी के नाम पर है या किसी और को ये पहले बेच चुका है, मुझे बेच रहा है। तो यही होती है मॉर्गेज एडवाइस। मतलब हमें प्रॉपरली पता चल जाए जो ये घर है क्या ये इसी व्यक्ति का है जो बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। कई बार ऐसा हुआ है फ्रेंड, जो है चूँकि हमारे देश में कोई गाइडलाइन है नहीं इसको लेकर के, इसलिए ऐसा हुआ है कि एक ही घर को 3-3 लोगों को बेच दिया गया। बाद में वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए और उसने तीनों से ही 60-60 लाख रुपए ले लिए हुए हैं। ऐसे आपके सामने भी कई सारे केसेस आए होंगे। ओके, तो इसी अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए, कायदे से कोई बता दे या गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, गवर्नमेंट ही खुद जो है, जब आप वहाँ जैसे मतलब हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप जाओ ना ताजमहल लिखवाने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको ताजमहल बेचना है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति, उसे ताजमहल बेचना है, आप जाइए वहाँ की तहसील में, आगरा की, और ताजमहल बेच दीजिए। उसे कोई उस ताजमहल को कोई खरीद भी लेगा। गवर्नमेंट डोंट केयर अबाउट इट, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। आल दे केयर अबाउट कि भैया इसमें टैक्स, अगर ये 60 करोड़ का बिक रहा है तो हमारा जो टैक्स होता है वो 6 करोड़ रुपए अगर होता है तो आप 6 करोड़ जमा करो, ताजमहल बेच दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बंटी और बबली मूवी अगर देखी होगी, उन्होंने ये चीज़ की हुई है, ताजमहल ही एक फॉरेनर को बेच दिया था। अब बताइए कि मतलब क्या सिस्टम इतना लचीला है कि आप जो है ताजमहल बेच दे रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बेच दे रहे हैं, और जो सिस्टम है वो केयर भी नहीं करता उस चीज़ की। तो इसी प्रॉब्लम को ही मतलब जो है अच्छे से कैटर करने के लिए दूसरे देशों में मॉर्गेज एडवाइस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि मॉर्गेज कोई चीज़ खरीदने बेचने, जैसे आप अगर मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में आपको एक घर खरीदना है, आप जो वहाँ पर मॉर्गेज ब्रोकर होगा उसने बोल दिया कि सर ये जो है हाउस आप परचेज कर सकते हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ओके, तो आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं और उस घर को खरीद सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो बोल देगा कि सर सब कुछ ठीक है, बाद में पता चला कि इसमें तो झगड़ा चल रहा है, पहले से ही मुकदमा है और उस ज़मीन को आपने खरीद लिया है। तो इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझा रहा हूँ, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए है, किसी की भावनाएँ और फीलिंग्स को हर्ट करने का टारगेट नहीं होता है। ओके, तो इन इंडिया मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इज कैरीड आउट विदाउट एनी रेगुलेशन। तो हमारे देश में जो मॉर्गेज एडवाइस का प्रोफेशन है उसको बिना किसी गाइडलाइन के, किसी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन के जो है कैरी किया जाता है, यानी अपनाया जाता है। देयर इज़ नो एंट्री बैरियर, नो कोड ऑफ कंडक्ट आर एथिक्स फॉर स्टिपुलेटिंग बाई एनी रेगुलेशन। तो कोई बैरियर नहीं है, 10 साल का बच्चा भी मॉर्गेज एडवाइज़र बन सकता है, घर खरीद बेच सकता है, आपको सलाह दे सकता है। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है, एक घर एक ही आदमी को बेचना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि ऐसा रेगुलेशन है नहीं। एनी पर्सन कैन इंटर द प्रोफेशन एंड कैन प्रोवाइड एडवाइस एंड डू द बिजनेस। कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में, यानी कि मॉर्गेज एडवाइस के बिजनेस में एंट्री कर सकता है और आपको सलाह दे सकता है और बिजनेस कर सकता है। लेकिन देर आर रेगुलेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, है ना, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यहाँ पर और अदर कंट्रीज़ में रेगुलेशंस हैं रेगुलेटिंग द मॉर्गेज एडवाइस सर्विसेज। तो वहाँ पर मॉर्गेज एडवाइस सर्विसेज को रेगुलेट किया जाता है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इंडिया के द्वारा। इंश्योरेंस बिजनेस को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? IRDA द्वारा। लेकिन हमारे देश में मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट को कोई भी
रेगुलेशन नहीं देखा जाता है। ओके, इट वुड बी वर्थ वाइल टू लुक एट सम ऑफ द लीगल प्रोविजन इन यूएस टू अंडरस्टैंड द पोजीशन प्रिवेलिंग इन दीज कंट्रीज एंड टू फील द नीड ऑफ सच रेगुलेशन इन इंडिया। तो ये अच्छा रहेगा कि हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स में क्या लीगल प्रोविज़न है उसको अंडरस्टैंड करें, जो भी इस समय वहाँ पर चल रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे देश में भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी सारे जैसे रेरा वगैरह का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, रेरा वगैरह, अभी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल नहीं है, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट आए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये मार्केट वैसी है नहीं जैसी होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि चलिए अमेरिका की क्या कॉन्सेप्ट चलता है उसको देखते हैं, समझते हैं, और फिर ये देखते हैं कि क्या हमारे देश में इसकी ज़रूरत है या नहीं। इन यूनाइटेड स्टेट्स इन एडिशन टू डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ हाउसिंग एंड होम फाइनेंस, तो लोन की बात हो रही है यहाँ पर कि डायरेक्ट सपोर्ट आपको हाउसिंग और होम फाइनेंस की तरफ से आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रेगुलेट द पार्टिसिपेंट इन मॉर्गेज लेंडिंग इंडस्ट्री थ्रू चार्टिंग, लाइसेंसिंग, ऑडिटिंग एंड एग्जामिनेशन। तो जो भी मॉर्गेज लेंडिंग के इंडस्ट्री में होते हैं, यानी कि मॉर्गेज के व्यवसाय में जो लोग हाउसिंग लोन वगैरह देते हैं, उनकी चार्टिंग की जाती है, उनका लाइसेंसिंग की जाती है, उनका ऑडिट किया जाता है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी चेक करती हैं। ओके, वन सच पार्टिसिपेंट इन मॉर्गेज ब्रोकर, तो यहाँ पर एक ऐसे पार्टिसिपेंट का मॉर्गेज ब्रोकर कहते हैं, ही इज रेगुलेटेड बाय लाइसेंसिंग। लेकिन जो मॉर्गेज ब्रोकर होगा कोई भी ऐरा गैरा नहीं बन सकता है, उसको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, रेगुलेटेड बाय लाइसेंस होगा। नो इंडिविजुअल आर फर्म कैन कैरी आउट मॉर्गेज ब्रोकिंग एक्टिविटी अनलेस ही आर दे आर लाइसेंस। जैसे आपको शराब बेचनी है, लिकर है ना, लिकर आपको बेचनी है, तो आपके पास लिकर का लाइसेंस होना चाहिए। अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान, ऐसे ना, आप जब तक जो है लाइसेंस नहीं होता तब तक उसको आप जो है कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से मॉर्गेज ब्रोकिंग का काम जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। एक बार लाइसेंस आ जाता है तो मॉर्गेज ब्रोकर जो है, मॉर्गेज ब्रोकर एक बार लाइसेंस मिल गया तो भी उसके ऊपर जो लाइसेंसिंग लॉ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन से वो लागू होंगे, व्हिच आर इंक्लूडेड मैंडेटरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, जो भी कंडक्ट में स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है मैंडेटरीली वो भी इंक्लूड करेगा, और जो भी पेनल्टी लगती है नॉन कंप्लायंस के लिए वो भी उसके ऊपर लागू होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये समझ लिया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मॉर्गेज एडवाइस क्या होती है, समझ में आ गया, उसके फ़ायदे क्या हैं आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो इंडिया और विदेश में दोनों में कंपेयर करते हुए हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो इंडिया में जो मॉर्गेज एडवाइस का प्रोफेशन है वो किसी रेगुलेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी व्यक्ति एंट्री कर सकता है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है, कोई भी पर्सन इस प्रोफेशन में जुड़ सकता है मॉर्गेज एडवाइस के, और एडवाइस दे सकता है आपको और बिजनेस कर सकता है। लेकिन यूएस और यूके में ऐसा नहीं, दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ मॉर्गेज एडवाइस सर्विसेज को रेगुलेट किया जाता है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को हमारे यहाँ रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे, ताकि अगर हमें लगे कि हमारे देश में भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम समझ सकें यहाँ पर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में आपको अगर लोन लेना है तो हाउसिंग और होम फाइनेंस की तरफ से तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं वो भी मॉर्गेज लेंडिंग के बिजनेस में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनकी चार्टिंग करती हैं, लाइसेंसिंग देती हैं, उनका ऑडिट करती हैं, उनका एग्जामिनेशन करती हैं, ये सारे काम किए जाते हैं। ऐसे एक पार्टिसिपेंट को मॉर्गेज ब्रोकर कहते हैं। इसको लाइसेंस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म जो है मॉर्गेज ब्रोकिंग का काम नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। एक बार लाइसेंस हो गया तो मॉर्गेज ब्रोकर का काम तो आप कर सकते हैं, फिर भी जो भी लाइसेंसिंग रूल हैं उनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड हैं, कंडक्ट है उनको, और जो भी पेनल्टीज वगैरह हैं, आपको अगर चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होती हैं। दूसरा टॉपिक उठाते हैं फ्रेंड, डेवलपमेंट ऑफ होम इन्फॉर्मेशन पैक। तो पहली बात ये कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। होम इन्फॉर्मेशन पैक जैसी कोई चीज़ हमारे देश में होती नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस इन यूनाइटेड किंगडम इन 1 अप्रैल 2007। तो 1 अगस्त 2007 को यूनाइटेड किंगडम में पहली बार जो है होम इन्फॉर्मेशन पैक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट एंड इट्स यूटिलिटी। तो यहाँ पर एक जो है कोशिश की गई है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की और इसका यूज समझाने की कोशिश की गई है, और ये हमारे देश में लागू नहीं होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की स्टडी जो है यूजफुलनेस में भी एडवाइजेबल, तो इसको पढ़ लेना यहाँ पर जरूरी है। दिस में आल्सो पेव द वे फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सेम इन कंट्री ऑन ए लिमिटेड बेसिस इन ग्रेजुअल मैनर। और ये जो है मतलब एक रास्ता भी बनाएगी हमारे देश में भी इसको लिमिटेड बेसिस पर ही, चाहे धीरे धीरे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। तो इसकी ज़रूरत हमारे देश में भी जो है मतलब
महसूस की जा सकती है और धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी है। अब हम समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन पैक क्या होता है। तो होम इन्फॉर्मेशन पैक कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट बायर्स एंड सेलर्स नीड टू नो। तो जो होम इन्फॉर्मेशन पैक होता है उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जिसको बायर्स और सेलर्स को जानना चाहिए। सिंपलेस्ट में यही है, होम इन्फॉर्मेशन पैक क्या चीज़ होती है, इसमें वो सारी जानकारी है जिसको बायर को और सेलर दोनों को जानना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक घर खरीदना है तो उस घर में आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स होम इन्फॉर्मेशन पैक या इन्फॉर्मेशन पैक में रहती हैं। होम इन्फॉर्मेशन पैक्स इंक्लूड एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन फेज्ड बेसिस फ्रॉम 1 अगस्त 2007 इन यूके। तो होम इन्फॉर्मेशन पैक जिसमें कि एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड किया जाता है, उसे फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके यूनाइटेड किंगडम में 1 अगस्त 2007 से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फ्रॉम देन, तब से लेकर के ऑन पैक्स बिल रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ 4 बेडरूम प्रॉपर्टीज एंड लार्जर। तो मतलब 1 अगस्त 2007 को जब यूके में से इम्प्लीमेंट किया गया तो 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी या उससे ज़्यादा बेडरूम्स हैं तो उनके लिए होम पैक का होना ज़रूरी हो गया था। और धीरे धीरे जो है स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ बीइंग फेज्ड इन एज सून एज ए सफिशिएंट एनर्जी, है ना, एसेसर्स आर फुल्ली क्वालिफाइड। तो धीरे धीरे छोटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी फेज्ड मैनर में होम पैक में लाया जाएगा, लेकिन जो है उसके पहले सफिशिएंट एनर्जी एसेसर, जो ये एनर्जी बोल रहे हैं ना कि एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो जो है इनके पास सफिशिएंट जो है एनर्जी, जो बिल्डिंग है वो एनर्जी इफ़िशिएंट है या नहीं, इसको एसेस करने के लिए फुल्ली क्वालिफाइड लोग उस समय नहीं थे 1 अगस्त 2007 में। तो जैसे जैसे ये लोग काबिल लोग मिलते जाएंगे एनर्जी एसेस करने वाले, वैसे वैसे इसको छोटी बिल्डिंगों के लिए भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल शुरू में जो पैक आया था उसमें 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी या उससे लार्जर के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं लगा है कि कभी इसके बारे में कोई बातचीत की गई है। ज़्यादातर इस चैप्टर से कैपिटल गेन पर ही क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल गेन और है ना CII पर ही क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी चूँकि टॉपिक है तो पढ़ लेना आवश्यक है। फॉर सेलर्स प्रोवाइडिंग ए पैक प्रॉम्प्टली शुड रिड्यूस द likelihood of any nasty surprises in the selling process that could delay the sale, as buyer will be able to make more informed decision about purchasing their home। तो सेलर के लिए क्या होता है कि जो पैक है वो प्रॉम्प्टली जो है कि कोई नेस्टी सरप्राइज, कोई अचानक से कोई सरप्राइज नहीं आएगी उसकी सेलिंग प्रोसेस में जो कि उसकी सेलिंग को डिले कर दे। तो होम पैक जो रहेगा उससे सेलर को भी आसानी होती है और साथ ही साथ में बायर को भी आसानी होती है, क्योंकि वो अब अच्छा डिसीजन ले सकता है। कोई घर है जिसमें मान लीजिए जो है वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी नहीं निकल पाता है, लीकेज है ना, घर टपकता है, तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में अगर पहले से ही आइडिया रहेगा तो वो अच्छा डिसीजन कस्टमर ले पाएगा। फॉर बायर द पैक प्रोवाइड इसेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज अबाउट प्रॉपर्टीज दे आर कंसिडरिंग बाइंग। तो बायर्स के लिए पैक जो है जो भी ज़रूरी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे फ्री ऑफ चार्ज जो है प्रोवाइड करेगा जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला बायर है उसको, ठीक है। द कंटेंट ऑफ पैक इज लिस्टेड इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड। जो पैक का कंटेंट होता है, जो कहा जाए होम इन्फॉर्मेशन पैक जो है वो क्या चीज़ है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, सर्टेन डॉक्यूमेंट। जैसे बोलते नहीं अपने देश में जो है आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपकी पहचान पूरी होती है। तो उसी तरीके से कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे टाइटल डीड वगैरह, तो उसी लिस्ट जो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसी को ही पैक बोला जाता है, ठीक है। द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपलसरी डॉक्यूमेंट एज वेल एज ऑप्शनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर यूज ऑफ बायर टेकिंग राइट डिसीजन। तो जो लिस्ट होती है उसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट भी होती है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं जिन्हें बायर्स को सही डिसीजन लेने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं, तो सेल स्टेटमेंट होना चाहिए, एविडेंस ऑफ टाइटल होना चाहिए, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बात करेंगे कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो होम कंडीशन रिपोर्ट होनी चाहिए, लीगल समरी होनी चाहिए, होम यूज या कंटेंट फॉर्म होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें जो है एक उसमें जो होम पैक है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने होम इंफॉर्मेशन की बात की यहाँ पर, राइट, ये डेवलपमेंट ऑफ होम इंफॉर्मेशन पैक। तो होम इंफॉर्मेशन पैक के बारे में हमने बात की कि ये 1 अगस्त 2007 को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल होगा कि जो है अगर हम चाहें तो हमारी कंट्री में भी ग्रेजुअल मैनर में इसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। फिर हमने बात की इन्फॉर्मेशन पैक क्या होता है, तो होम इन्फॉर्मेशन पैक जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए ज़रूरी होती
हैं, ठीक है। होम इंफॉर्मेशन पैक जिसमें कि जो है एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का मतलब है फ्रेंड जो है कि जो आपकी बिल्डिंग उसमें एनर्जी कितनी सेव होती है, कहने मतलब ये होता है, ठीक है। इसको फेज्ड मैनर में 1 अगस्त 2007 से इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में पहले ये जो है 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी है, उससे बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसके सेल में ये ज़रूरी होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसको स्मॉलर प्रॉपर्टी के लिए भी लाया गया है। सेलर के लिए जो है मतलब कोई सरप्राइज नहीं होता है, अगर उसके पास में होम पैक रहेगा तो उसको कोई डर नहीं है, आसानी से अपनी चीज़ों को बेच सकता है। बायर के लिए फ़ायदा रहता है कि वो मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, उसको पूरी आइडिया है कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको पैक प्रोवाइड करता है ताकि वो बाई करने से पहले कंसिडर कर सकें कि हाँ लेना है या नहीं खरीदना है, ठीक है। कंटेंट ऑफ पैक में जो होम पैक है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 2 तरीके के होते हैं, कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनके बेसिस पर कस्टमर अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको बाई करना है या नहीं करना है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट में हम बात करें तो सेल स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ टाइटल, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, ये सब आते हैं, ठीक है। सेल स्टेटमेंट की बात करें तो प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट इंक्लूडिंग द एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड, वेदर द प्रॉपर्टी इज फ्री होल्ड, लीज होल्ड, वेदर आर नॉट द प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड विद वैकेंट पोजीशन, ठीक है। तो मतलब सेल स्टेटमेंट जो होता है उसमें बेसिक जानकारी सारी होती है, प्रॉपर्टी का एड्रेस, जिस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है उसका एड्रेस होता है, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है, मतलब फ्री है कोई भी खरीद सकता है, या उस पर लीज किया गया है, वैकेंट पोजीशन है मतलब कि जो पहले मालिक रह रहा तो उसने खाली कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो ये सारी जानकारी सेल स्टेटमेंट में होती है। एविडेंस ऑफ टाइटल वही हमारे यहाँ जैसे टाइटल डीड बोलते हैं, तो जो सेलर है वो ओन करता है उस प्रॉपर्टी को या नहीं करता है, उसका अधिकार है बेचने का या नहीं अधिकार है, ये चीज़ के बारे में जानकारी देता है एविडेंस ऑफ टाइटल। फिर आता है एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, तो हाउ एनर्जी इफिशिएंट द होम इज़, है ना, तो जो घर है वो कितना इफिशिएंट है उसको ए से लेकर के जी तक स्केलिंग की जाती है, जिसमें ए जो है बेस्ट जो है मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट होम को ए कहा जाता है, जहाँ पर जो है लोएस्ट फ्यूल बिल आता है उसे ए कैटेगरी में रखते हैं, जी सबसे वर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। तो परफॉर्मेंस एनर्जी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो होम कंडीशन रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें कि घर की कंडीशन कैसी है उसके बारे में कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, घर टपक रहा है नहीं टपक रहा है, फॉल सीलिंग हुई है ना, प्लास्टर हुआ है, टाइल लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं, सारी जानकारी विच सेलर्स बायर्स एंड लेंडर विल बी एबल टू रिलाई ऑन लीगली एज एक्यूरेट रिपोर्ट। तो उस पर जो है जो बायर है, जो सेलर है ना, जो लेंडर हैं, वो सभी उस पर रिलाई कर सकें क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा और एक्चुअल रिपोर्ट देता है। लीगल समरी की बात करें, गिविंग समरी ऑफ लीगल एस्पेक्ट हेल्पफुल फॉर टू बायर, तो लीगल एस्पेक्ट जो भी है उसमें जो भी लीगलिटी है, ओनर कौन है, क्या कहानी है, पूरी डिटेल्स जो है वो लीगल समरी में दी जाती है। हाउएवर बायर कैन टेक देयर ओन लीगल एडवाइस एज वेल, यहाँ पर आज़ादी दी जाती है कि अगर बायर चाहे तो अपनी खुद की लीगल एडवाइस भी ले सकता है। होम यूज और कंटेंट फॉर्म्स में होता है क्या चीज़ है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन रेंज ऑफ मैटर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे मैटर पर एडवाइस देता है, जैसे बाउंड्री है नहीं है, किसके साथ जुड़ी है किस नहीं है ना, कोई नोटिस वगैरह सर्व किया गया है, सर्विसेज कैसी हैं वहाँ पर, आपको पड़ोसी के साथ क्या शेयर करना पड़ेगा क्या नहीं शेयर करना पड़ेगा, अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर, जो भी बायर से रिलेटेड जो भी मतलब आप छोटी मोटी बातें ध्यान में रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स जो है होम यूज या कंटेंट्स फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इट इज़ यूजुअल फॉर सेलर टू डिक्लेयर व्हिच फिक्सचर एंड फिटिंग्स एंड अदर कंटेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर इंक्लूडेड इन सेल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेल एंड आर सब्जेक्ट टू निगोशिएशन। तो ये जो है यूजुअल होता है सेलर के लिए कि वो बताए कि कौन सा फिक्सचर और फिटिंग जो है वो या अदर कंटेंट प्रॉपर्टी के हैं जो कि सेल में इंक्लूडेड हैं या एक्सक्लूडेड हैं या जो है निगोशिएट किया सकता है। जैसे कोई घर बेच रहा है उसमें मान लीजिए जो है सोफ़ा वगैरह है, सोफ़ा है, बेड है, तो अब ये बताना होगा कि सोफ़ा जो है हमारा जो हम प्रॉपर्टी सेल करें उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, बेड इंक्लूडेड है या नहीं है, अगर इंक्लूडेड है तो उसी प्राइस में है या नहीं, एक्सक्लूडेड है तो कोई बात नहीं है, या फिर हम निगोशिएट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, अगर हमारा दाम पड़ेगा तो आप सोफ़ा पर बेच दीजिए, नहीं पड़ेगा तो मत बेचिए। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको मेरे ख्याल से जो है रिवाइज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, है ना। इंपॉर्टेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट में सेल स्टेटमेंट होता है,
जिसमें हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड डिटेल होती है, कहाँ पर किस जगह पर है, फ्री है या कोई लीज करवा रखा है, ये सारी चीज़। एविडेंस ऑफ टाइटल, जो बेच रहा है उसी की प्रॉपर्टी है या किसी और की प्रॉपर्टी है, एनर्जी इफिशिएंट है या नहीं है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में होम कंडीशन, प्रॉपर्टी की फिजिकल कंडीशन कैसी है, ओके, ये बताता है। लीगल समरी, जो लीगल एस्पेक्ट होता है उसकी पूरी डिटेल देता है। और बाकी जो उसकी बाउंड्री है, नोटिस, सर्विस, पड़ोसियों के साथ में शेयरिंग वगैरह, ये सारे अदर मैटर जो है जो आपको जानने होते हैं वो सारा होम यूज कंटेंट फॉर्म में होता है। तो ये सारे, और साथ ही साथ में कौन कौन से कंटेंट, जैसे घर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसके हाउस के साथ बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिटेल में इंक्लूड करनी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया एक छोटा सा लेक्चर था हमारा ये जो है, जिसमें हमें ये चीज़ें समझनी थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।